हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं ममता बिश्नोई, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, जागृति क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो टॉपिक चल रहा था कोशिका वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे आपके 11th क्लास के अंदर। जो कोशिका वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने देखा था कोशिका के मुख्य भागों को पढ़ा था हमने। और मुख्य भागों में हमने क्या क्या देखा था कि 3 है वो कोशिका के मुख्य भाग होते हैं, जिसमें जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो 2 प्रकार का होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। उसके बाद बीच वाला जो लिक्विड पार्ट है वो हमने देखा था कोशिका द्रव्य। और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस, या उसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। उसके अलावा हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि जो कोशिका है उसको केंद्रक की संरचना के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। वह कोशिका जिसमें केंद्रक है वो पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जिसके बाहर केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित रहती है, उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। और एक ऐसी कोशिका जो जीवाणुओं में पाई जाती है जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी उसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, उस पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसी कोशिकाओं को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोशिका के जो अन्य भाग हैं उनमें। देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी हमने कोशिका के मुख्य भाग पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे जो कोशिका के अन्य भाग है, और इनमें सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होगा कि जो कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों कहा जाता है शक्ति ग्रह, कैसा इसका प्रोसेस होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ मैं इसके बेसिक पॉइंट बताती हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था अल्टमैन। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी जब अल्टमैन ने, तो इसका नाम इसने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, इसने इसका नाम दे दिया था बायोब्लास्ट। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसको एक दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम था बेंडा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। खोज अल्टमैन ने की थी, लेकिन अल्टमैन ने इसको क्या कहा था, अल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट कहा था, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलिकर। कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। किस में देखा गया था, कीटों की रेखित पेशियों के अंदर देखा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया, और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा के द्वारा दिया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को देखा सबसे पहले किसने था, कोलिकर ने देखा था कीटों की रेखित पेशियों के अंदर। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ खोज से संबंधित पॉइंट। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में किस स्थान पर पाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो देखिए, ये होती है आपकी कोशिका सेल, ये होगी बाहर होगी कोशिका भित्ति, अंदर होगी कोशिका झिल्ली। अभी मैं आपके सामने मान लीजिए पादप कोशिका बना रही हूं, तो कोशिका भित्ति भी होगी और कोशिका झिल्ली भी होगी। अंदर पाया जाएगा केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर क्या होगी, केंद्रक झिल्ली। ये पाया जाता है कोशिका का कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कोशिका का कोशिका द्रव्य है। अब देखिए, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य, इसके अंदर एक चपटी बेलनाकार संरचना पाई जाती है। किस प्रकार की संरचना होती है, देखिए, इस प्रकार ये एक संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको आप सूत्रकणिका बोलते हो। हिंदी में इसे कहा जाता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका
या हम इसे कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में कहां पर उपस्थित होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहेगा। ये एक चपटी बेलनाकार संरचना होती है और इस संरचना के ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं, इसके ऊपर दो झिल्ली होगी जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, यानी बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो दो प्रकार की झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया पर। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक नाम आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हमने जो भी भोजन किया है, हम क्या करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? एनर्जी लेने के लिए करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जो हमने भोजन किया उस भोजन का हमारी छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, पाचन होता है। अब जैसे ही उस भोजन का पाचन हो गया, उसको सरल रूप में बदल दिया गया, तो उस भोजन का जो अंश है पाचित किया हुआ उसको माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर खींच लेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, अपने अंदर को भोजन को ले लिया और उसने किस रूप में लिया, ग्लूकोज के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने अंदर भोजन को ले लिया। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हम जो श्वास में ऑक्सीजन गैस लेते हैं उसको भी माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ले लेगा और इन दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, मिक्स कर देगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस जिस भी पदार्थ के साथ मिलती है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जैसे ही भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो भोजन के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो निकल जाएगी और निकल कर किसके अंदर संचित हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाएगी। ये जो भी एनर्जी निकली है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, संचित हो गई है। और जिस रूप में संचित होती है उसको बोलेंगे एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, भोजन को अपने अंदर लिया, ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लिया और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, जिससे भोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन में जितनी भी एनर्जी थी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ऊर्जा को संचित करके रख रहा है। ये अपनी ऊर्जा का घर है, यानी इसमें ऊर्जा पड़ी हुई है बहुत सारी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह, या इसे कहा जाता है कोशिका का बिजली घर। कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का बिजली घर किसे बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। या इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस या शक्ति का ग्रह क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जिसके पास एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी का क्या करेगा, जैसे आपने सुबह के टाइम भोजन किया तो उस भोजन में जितनी भी एनर्जी थी उसको माइटोकॉन्ड्रिया ने निकाल लिया और अपने अंदर संचित कर लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एकदम से उस एनर्जी को वापस कोशिका को, शरीर को नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कि अगर एकदम से आपने पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी तो फिर आप क्या करोगे। तो इसको पता है कि मेरे को वापस शाम को वापस भोजन मिलेगा, तब तक मेरे को इस ऊर्जा को बचा के रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उस ऊर्जा को संचित करेगा। जैसे जैसे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकालता जाएगा और कोशिका को, शरीर के अन्य भागों को क्या करेगा, देता जाएगा। जैसे आपके घर वालों ने आपको 10,000 रुपये दिए 1 महीने चलाने के लिए, तो क्या आप उसको एक दिन में ही उड़ा दोगे, खर्च कर दोगे, नहीं करोगे। आपको पता है कि मेरे पापा मेरे को वापस 1 महीने के बाद ही पैसे भेजेंगे, तो आपको तब तक वो पैसे चलाने पड़ेंगे। वही काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसको पता है कि जब तक शरीर को वापस भोजन नहीं मिलने वाला है तब तक हमें इस एनर्जी का यूज करना है, सदुपयोग करना है आपको इसका, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा जो से भोजन से मिली उसको संचित कर लेगा, फिर जैसे जैसे शरीर को आवश्यकता होगी ये थोड़ी थोड़ी निकालता जाएगा। इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का बिजली घर, या इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा गया, इसलिए इसको बोल दिया शक्ति का संचय करता है, ऊर्जा का संचय करता है, इसलिए इसको बोल दिया शक्ति गृह। अब एक और नाम और आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने अंदर कौन सी गैस ली है? ऑक्सीजन गैस ली है। और उसके बाद जब भोजन में से ऊर्जा निकल जाएगी ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया वापस कौन सी गैस उत्सर्जित कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर उत्सर्जित कर देगा। तो हम श्वसन प्रक्रिया में क्या करते हैं? यही तो करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस बाहर उत्सर्जित करते हैं। वही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस है वो बाहर निकल रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक श्वसन जैसा ही प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन केंद्र, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल। अगर आपको पूछा जाए कि मानव शरीर में श्वसन का अंग कौन सा है, तो आपको आंसर फेफड़ा देना है। लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए कि कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इसका ये डायग्राम और नोट कर लीजिए, फिर इसके माइटोकॉन्ड्रिया की एक दो जो पॉइंट है वो वापस आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के बताती हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो इसको। ये कोशिका के अंदर है वो है केंद्रक, और केंद्रक पर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। फिर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या नाम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का श्वसन केंद्र, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से संबंधित पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी दोनों झिल्लियां होती है, वो आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है, बाहरी क्या कहलाती है, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्ली है। ये है बाहरी झिल्ली यानी आउटर मेम्ब्रेन, और ये है आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है ना, ये अंदर की तरफ वलित हो जाती है और कुछ उभार के जैसी संरचनाएं बनाती है, जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टी। उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें कहेंगे क्रिस्टी। तो ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां पाई जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ वलित हो जाती है और कुछ ऐसी संरचनाएं बना लेती है, जिन्हें क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के जो वलन है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, या क्रिस्टी है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो क्रिस्टी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के द्वारा होता है। ठीक है।
उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना अलग से डीएनए रखता है, अपना अलग से राइबोसोम रखता है। वैसे आपको पता होगा कि जो राइबोसोम है वो कोशिका का ही एक पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का एक पार्ट है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जो साथ वाले कोशिकांगों को भी अपने अंदर घुसा लेता है। यानी राइबोसोम और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग से पाए जाते हैं। कोशिका का राइबोसोम तो होता ही है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का पर्सनल राइबोसोम और होता है, जिससे वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम, राइबोसोम, और इसमें पाया जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग से राइबोसोम और डीएनए रखता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन स्वयं बनाता है। तो ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और क्रिस्ट युक्त डायग्राम। फिर नेक्स्ट अगला कोशिका हम देखते हैं, वो है राइबोसोम। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम होता है वो कोशिका में कई स्थानों पर पाया जाता है। एक तो अभी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है राइबोसोम, उसके अलावा राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और उसके अलावा राइबोसोम एक और संरचना होती है कोशिका द्रव्य में जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर भी राइबोसोम उपस्थित रहता है। और इस राइबोसोम का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण इकाई, प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण इकाई, प्रोटीन संश्लेषण इकाई। ठीक है, राइबोसोम कोशिकाओं में कई स्थानों पर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित रहता है, कोशिकांगों के अंदर भी उपस्थित रहता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका बताई थी तब भी पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम कोशिका का ऐसा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। बाकी कोई ऐसे कोशिकांग नहीं है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित रहेंगे। आपने पढ़ा था जब प्रोकैरियोटिक कोशिका की उसके अंदर सिर्फ राइबोसोम ही थे, बाकी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये कोई संरचनाएं नहीं थी, सिर्फ क्या थे, राइबोसोम। यानी राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है इनका राइबोसोम अलग अलग प्रकार का होता है। तो देखिए नेक्स्ट बताती हूं मैं आपको, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का। राइबोसोम कैसा होगा, 70S। और यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम होगा 70S और 80S। 70S तो होगा कोशिकांगों में, जबकि 80S होगा कोशिका द्रव्य में। जबकि इसमें तो ये किस में होगा, कोशिका द्रव्य में ही होगा, क्योंकि इसमें और कोई कोशिकांग है ही नहीं।
तो ध्यान रखना, राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है उसका नाम है 70S। इसमें जो S है वो एक मात्रक दिया हुआ है, इसको बोलेंगे अवसादन गुणांक। एक गुणांक होता है जो फिक्स होता है, तो इसको बोलेंगे अवसादन गुणांक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होगा, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम होगा। कोशिका द्रव्य में तो यूकैरियोटिक होगा 80S, और अन्य कोशिकांग जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अलग से राइबोसोम होता है, तो इन कोशिकांगों के अंदर जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70S होगा, और बाकी कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम बिखरा होगा वो कैसा होगा, 80S होगा। तो राइबोसोम के ये दोनों पॉइंट, और ध्यान रखना राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण इकाई, या राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या बोलेंगे, कोशिका का इंजन। तो ये आपके राइबोसोम के कुछ पॉइंट थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम जो अगला कोशिकांग है वो देखते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, ये आपकी कोशिका के अंदर केंद्रक पर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली, और ये क्या है, कोशिका झिल्ली। अब देखिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है, और उस जाल जैसी संरचना को क्या बोला जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये दो प्रकार की होगी, इसके 2/3 भाग पर राइबोसोम उपस्थित रहेंगे और 1/3 भाग है वो फ्री रहेगा। यानी इसकी लंबाई अगर 300 सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर पर राइबोसोम उपस्थित रहेंगे और 100 सेंटीमीटर पर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेंगे। तो जिस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित हो जाते हैं वो थोड़ी खुरदरी हो जाएगी, इसलिए उसको बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जिस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेंगे वो चिकनी रहेगी, उसको बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो देखिए किस प्रकार रहते हैं राइबोसोम। ये जो आपको बिंदु जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये संरचना क्या है, ये राइबोसोम। देखिए पूरे भाग पर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेंगे, सिर्फ 2/3 भाग पर उपस्थित रहेंगे। तो जहां जहां पर राइबोसोम उपस्थित है वहां ये संरचनाएं थोड़ी खुरदरी हो गई है, चिकनी नहीं रही है, इसलिए इसका नाम दे दिया खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जिस स्थान पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है उसको क्या बोलेंगे, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये है चिकनी
जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है SER। और ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको बोला जाता है RER। तो अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर जिस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित रहेंगे उसको बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेंगे उसको बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो राइबोसोम यहाँ पर उपस्थित है और राइबोसोम कहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ये कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित रहेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम है उसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो जिस स्थान पर राइबोसोम उपस्थित रहेंगे वहां वो संरचना भी क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। तो इनमें से कौन सी संरचना है वो प्रोटीन बनाएगी। तो ध्यान रखना, जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करेगी। और जो चिकनी वाली अंतःप्रद्रवी जालिका है वो किसका निर्माण करेगी, वसा का निर्माण करेगी, वसा का निर्माण करेगी। अब देखिए, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक फैली हुई है, यानी कोशिका के अंदर पूरे एक जाल जैसी संरचना बना रही है जो कोशिका को बिल्कुल आधार प्रदान करती है। इसलिए आधार प्रदान करने वाला आपको पता है तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र होता है। जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा होता है वो हमारे शरीर को आधार प्रदान करता है, उसी प्रकार कोशिका को आधार प्रदान कौन करेगी, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका को कहा जाता है कोशिका का अंतः कंकाल, कोशिका का अंतः कंकाल। तो ये आपके थी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हमने राइबोसोम के आधार पर दो भागों में बांटा था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद अगला हम जो कोशिकांग देख रहे हैं वो है गोल्जी काय। गोल्जी का, या इसे कहा जाता है गोल्जी बॉडी। देखिए ये संरचना क्या होती है कि ये हमारी कोशिका है, कोशिका का केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, और इस पर कुछ चपटी प्लेट के समान संरचना पाई जाती है, उनको क्या कहा जाएगा, गोल्जी काय। अब गोल्जी काय क्या काम करेगा कि जो यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जालिका थी ना, उसने कुछ वेस्ट मटेरियल थे जो केंद्र के, उनको बाहर उत्सर्जित कर दिया थैलियों के रूप में पैक करके। अब ये थैलियाँ कहाँ जाएगी, गोल्जी काय के पास जाएगी। तो गोल्जी काय इन थैलियों को चेक करेगी कि इसके अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल है या इसमें कोई काम की चीज़ भी है। अब गोल्जी काय देखेगी अगर कोई काम की चीज़ है तो वो इसमें से निकाल लेगी, और अगर काम की चीज़ नहीं है सिर्फ वेस्ट मटेरियल है तो गोल्जी काय इन थैलियों को वापस पैक करेगी और इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम डालेगी जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, जल अपघटनी एंजाइम कहा जाता है, जिससे क्या होगा, ये थैलियाँ अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो गोल्जी काय ने यहाँ पे इन थैलियों को चेक करके एक जो नई थैली निकाली उसका नाम चेंज हो गया। यहाँ पर जो नई थैली बनी इसके अंदर एक तो सिर्फ वेस्ट मटेरियल थे, ये कन्फर्म हो गया, और दूसरा इसके अंदर गोल्जी काय ने कुछ ऐसे एंजाइम भर दिए जिससे ये थैली अपने आप नष्ट हो जाएगी। इन एंजाइमों को कहा जाता है जल अपघटनी एंजाइम। और इस जल अपघटनी एंजाइम से भरी हुई ये थैली है जो सिर्फ कचरे से भरी हुई है, और इसमें जल अपघटनी एंजाइम इसलिए डाले गए क्योंकि ये कचरे की थैली, और अगर कचरा कोशिका में पड़ा रहा तो वो अब नष्ट हो जाएगा, कोशिका में जहर फैला देगा। इसलिए इस थैली को अपने आप नष्ट करना जरूरी है, इसलिए ये एंजाइम भर दिए। ये एंजाइम क्या करेगी, इस थैली में विस्फोट करके इसको अपने आप नष्ट कर देंगे। तो ये थैली अपने आप नष्ट होती है, अपनी हत्या खुद करती है, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। इस थैली का नाम क्या है, लाइसोसोम।
और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली। क्वेश्चन आता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड सेक ऑफ द सेल किसे बोलोगे आप? लाइसोसोम को, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जिससे ये थैली अपने आप है वो नष्ट हो जाती है। जो गोल्जी काय है उसने इन थैलियों को चेक करने का काम किया, इसलिए गोल्जी काय को कहा जाता है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे बोलेंगे? गोल्जी काय को। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि गोल्जी काय है वो उसे क्या कहा जाता है, या आपको पूछ लिया जाए कि कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा गोल्जी काय। फिर आपको पूछ लिया कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो आंसर होगा गोल्जी काय। फिर आपके क्वेश्चन आता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर आएगा लाइसोसोम। और फिर आपको पूछा जाए कि लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम भरे रहते हैं तथा वो क्या कार्य करते हैं, तो ध्यान रखना लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम भरे रहते हैं जो कोशिका के अपने आप नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आपके संरचना, इनमें कुछ पॉइंट मैं नेक्स्ट लिखूंगी, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आपके गोल्जी काय और लाइसोसोम का डायग्राम शो किया गया है। तो देखिए कुछ पॉइंट है। गोल्जी काय, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस, लाइसोसोम, कोशिका की आत्मघाती थैली, नेक्स्ट पॉइंट लाइसोसोम का निर्माण, गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये आपके पॉइंट गोल्जी काय और लाइसोसोम से संबंधित। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने आज कोशिकांग लिया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमैन के द्वारा की गई। माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा के द्वारा दिया गया, और माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था? कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। फिर नेक्स्ट ये मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया को डायग्राम के द्वारा शो किया था। जो चपटी एक प्लेट के समान संरचना होती है, बेलनाकार संरचना होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? भोजन लेगा बाहर से, ऑक्सीजन गैस को लेगा और उन दोनों को मिक्स कर देगा, जिससे भोजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा और भोजन में से ऊर्जा निकल जाएगी। उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर संचित करके रखता है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का संचय करने के लिए कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह, या कोशिका का जो बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह, बिजली घर के अलावा इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है।
फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखी थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ वलित हो जाती है, कुछ संरचनाएं बनाती है जिन्हें हमने क्या बोला था, क्रिस्टी कहा था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है वो आंतरिक झिल्ली के वलन से बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण इकाई कहते हैं इसे कोशिका की, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। और ये कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार का होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाम होता है वो होता है ये 70S प्रकार का, जबकि यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में देखोगे तो आपको 80S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा, और यदि आप उसको कोशिकांगों के अंदर देखोगे तो आपको 70S मिलेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इन सब के अंदर। फिर नेक्स्ट हमने देखा था अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में फैली हुई जाल जैसी संरचना अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। जो खुरदरी होगी वो प्रोटीन बनाएगी और जो चिकनी होगी वो वसा का निर्माण करेगी। अब ये कोशिका को आधार प्रदान करती है, सहारा देती है। इसी के कारण अंतःप्रद्रवी जालिका को कहा जाता है कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट देखा हमने गोल्जिकाएं जो लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम की जो प्रारंभिक पुट्टिका होती है उनको चेक करने का काम करती है, इसलिए गोल्जिकाएं को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये थैली अपने आप विस्फोट होकर नष्ट हो जाती है और इस थैली के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। और इसके बाद हमने कुछ गोल्जिका और लाइसोसोम के ये पॉइंट देखे थे। तो यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जो कोशिका के अन्य पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।